तो आज हम लोगों को वेक्टरशिप का अगला पार्ट पढ़ना है। कल के सवाल लगाए आप लोगों ने? यस सर। अच्छा, तो कल हमने डायरेक्शन कोसाइन बताया था, वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, टाइप ऑफ वेक्टर्स बताए थे, इसके क्वेश्चन बताए थे। एक एक सदस्य कहते हैं यूनिट वेक्टर का क्या होता है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, इसके बारे में चर्चा हुई थी। हेलो, यस सर। जी सर। तो आप जानते हैं वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन जनरली जो है वही होता है। जैसे ट्रायंगल ला होता है वेक्टर एडिशन के लिए, तो एक किसी ट्रायंगल में हम थोड़ा सा तो ये टॉपिक है वेक्टर अलजेब्रा आपका। यहाँ वेक्टर एडिशन आपका दो टाइप से होता है। नंबर एक होता है ट्रायंगल ला, और नंबर दूसरा मान लेते हैं पैरेललोग्राम। सिंपली आपको जो है ट्रायंगल लॉ में हम देखते हैं कि कोई भी ट्रायंगल यदि हम इसको बनाते हैं तो इसमें वेक्टर मान लो कि वेक्टर है, तो इसको मैं ए लिख देता हूँ, ये बी लिख देता हूँ, ये सी लिख देता हूँ, और ये आपका एडजेसेंट साइड है। एडजेसेंट मतलब आसन भुजाएं जो कहलाती हैं। हमने यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो जो तीसरी साइड होती है उसकी, वो उसके रिजल्ट को रिप्रेजेंट करती है। तो रिजल्ट क्या होगा इसका? सम ऑफ दिस एसी। तो ये वेक्टर कहलाता है आपका वेक्टर AC इज इक्वल टू वेक्टर AB प्लस वेक्टर B। और यदि हमने बताया था नेगेटिव वेक्टर, तो यदि मैं इसको इधर ले जाता हूँ तो ये वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC और माइनस वेक्टर AC इज इक्वल टू 0। अब वेक्टर AC को मैं CA कर दूं, ये कर दूं, तो ये CA बन जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC और प्लस वेक्टर CA। दिस इज कॉल्ड CA, दिस इज कॉल्ड ट्रायंगल। हम कहते हैं A से B में आए, B से C में आए और C से A में चले गए तो पूरा 0 हो गया। जहां थे वही डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें डायरेक्शन की आवश्यकता होती है। A से B में गए, B से C में गए और C से कहां पहुंच गए? A में। तो ये इसका सबका समेशन कितना हो गया? 0। अब मैं A से B में जाता हूं, B से C में, तो A से C में आऊंगा, दिस इज द एडिशन ऑफ द वेक्टर, ये सम ऑफ द वेक्टर। पैरेललोग्राम में भी आपको इस तरीके से, जैसे आपने ये दो, एक ये A है और ये क्या है? B है, तो रिजल्टेंट जाएगा ये, दिस इज कॉल्ड A प्लस B। अब इसको मैं इस तरह से जोड़ देता हूं। ये पैरेललोग्राम का होता है, इनका दोनों के बीच का रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है? A प्लस B होता है। आवाज आ रही है सबको? यस सर। यस सर। तो ये तो आपका दो एडिशन हो गए। और मान लो तीसरे में यदि कोई वेक्टर आपका कंपोनेंट फॉर्म में दिया गया है, सपोज दैट जैसे वेक्टर A इज इक्वल टू A1i A2j प्लस A3k और वेक्टर B इज इक्वल टू B1i प्लस B2j प्लस B3k इस टाइप से दिया गया है। तो एडिशन ऑफ वेक्टर A प्लस B यदि ऐड करते हैं तो I का कोएफिशिएंट ऐड हो जाता है। I का कोएफिशिएंट क्या है? A1 प्लस B1। लिख देंगे A1 प्लस B1 इनटू I
A2 प्लस B2 इंटू J और A3 प्लस B3 इंटू K। ठीक है, तो ये आपका A1 प्लस B1 आई, मतलब ये आपका एडिशन हो जाएगा। अब बात आती है, मैं जल्दी में लेता हूं सब्ट्रैक्शन की। इसको आप नोट कर सकते हैं, दो वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन। Let two vector A and B subtraction of subtraction D। हम इनका सब्ट्रैक्शन रिप्रेजेंट करते हैं डिनोटेड बाय वेक्टर A माइनस वेक्टर B। ये जो वेक्टर B है, ये वेक्टर B नेगेटिव वेक्टर है, माइनस B जो है वेक्टर B का नेगेटिव वेक्टर है। इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं वेक्टर A प्लस माइनस वेक्टर B। अर्थात इसका मैं फिगर लिख लेता हूं, तो ध्यान दीजिएगा ये वेक्टर A है और ये वेक्टर क्या है, B है। तो ये क्या करता है, A प्लस B को डिनोट करता है, और B का जो नेगेटिव होता है वो इसके जस्ट अपोजिट साइड होता है, दिस इज कॉल्ड माइनस B वेक्टर। तो यदि ये माइनस B वेक्टर है तो ये क्या करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा वेक्टर A माइनस वेक्टर B। समझ रहे हैं? तो ये आपका क्या है, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर। ओके, किसी को कोई समस्या हो तो बता सकता है। अच्छा, नेक्स्ट हम जो लेते हैं विभाजन, इंटरसेक्ट। हमने पढ़ा हुआ है स्कूल में भी, लेकिन जब तो वेक्टर क्या होता है तो सर हाँ बोलिए। ये सब पैरेललोग्राम लॉ से सर जी वेक्टर सब्ट्रैक्शन नहीं निकाल सकते? पैरेललोग्राम लॉ से वेक्टर सब्ट्रैक्शन नहीं निकाल सकते, मतलब ये जी देखो भाई, जी सर। सब्ट्रैक्शन के लिए मैंने बताया है कि जो वेक्टर B है उसका नेगेटिव वेक्टर माइनस B होगा, उसके जस्ट अपोजिट, तभी वो जो है आपका क्या कहलाएगा, A माइनस B कहलाएगा। मैंने प्रेजेंट किया है फिगर में। नहीं समझ में आया? वो पैरेललोग्राम लॉ जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर को शो करता है A और B के, निकल सकता है, लेकिन जब उसको हम A का नेगेटिव लाएंगे तो जस्ट नीचे आएगा, वो पैरेललोग्राम नहीं बनेगा फिर। समझ रहे हैं? जी सर। अच्छा भाई, तो यदि हम कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन बताना चाहें, प्रॉपर्टी सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है आपकी बाइनरी ऑपरेशन या क्लोजर प्रॉपर्टी जो कहते हैं। वेक्टर्स में बाइनरी ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, तो सम ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑलवेज वेक्टर। मतलब यदि A और B वेक्टर हैं और उनका समेशन B
हम कह सकते हैं कि वेक्टर ए बिलोंग्स टू बी, वेक्टर है और वेक्टर बी आल्सो बिलोंग्स टू बी, तो वेक्टर ए प्लस बी की जो वैल्यू आएगी वो आल्सो बिलोंग्स टू बी होना चाहिए, मतलब वेक्टर होना चाहिए। सम ऑफ टू वेक्टर्स इज आल्सो वेक्टर। दो वेक्टर्स को लेते हैं, दो वेक्टर का समेशन भी वेक्टर होता है, दिस इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन। दूसरा होता है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि वेक्टर a प्लस b बराबर b प्लस a हो सकता है। कम्यूटेटिव की बात आता है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव कहता है कि वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c, दो में ब्रैकेट लगा है, a प्लस b प्लस c, ये होना चाहिए। ये प्रॉपर्टी होल्ड करता है, वेक्टर्स में ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ द वेक्टर। फोर्थ नंबर में हम लेते हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी देखो, जीरो की एडिशन आइडेंटिटी हो, वन इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो वैक्टर की आइडेंटिटी आपकी जीरो होगी, तो मैं कह सकता हूं यदि जीरो वेक्टर को किसी वेक्टर के में ऐड किया जाए और या वेक्टर के प्लस जीरो किया जाए तो क्या मिलेगा, वही मिल जाएगा। तो ये वेक्टर आइडेंटिटी क्या होगी, इसकी जीरो हो जाएगी। फिर इसके बाद इनवर्स या कह सकते हैं एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स किसी ए का कोई वेक्टर ए है और इसका इनवर्स माइनस ए ले लें तो दोनों का रिजल्ट कितना आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए। यदि दोनों का रिजल्ट आइडेंटिटी आता है इसका मतलब ए का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस ए। एडिटिव इनवर्स ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस वेक्टर ए। दोनों को ऐड करते हैं तो क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी मिलना चाहिए, तो वो जीरो हो जाती है। अब देखिए, आप लोगों को ये फॉर्मूले ही चल रहे हैं। जैसे हम कहते हैं अंतः विभाजन या लैम्ब्डा म्यू थ्योरम भी कहते हैं अंतः विभाजन। ये आपने पहले भी पढ़ा है, अंतः विभाजन इंटरनली बाइसेक्ट, और या इसी को हम लैम्ब्डा म्यू थ्योरम भी कह सकते हैं। एक आपको कहीं कहीं मिलती है लैम्ब्डा म्यू थ्योरम करके, तो ये लैम्ब्डा म्यू थ्योरम क्या है या अंतः विभाजन क्या है, समझ रहे हैं? तो इसमें हमें देखना है कि कोई वेक्टर जो दिया गया है, ये आपका कोई वेक्टर ए बी है, ये वेक्टर क्या है ए बी, और ये क्या है पॉइंट ओ, ओ का ए के वेक्टर लगाएंगे तो पोजीशन वेक्टर क्या कहलाएगा, ओ ए। ये पोजीशन वेक्टर क्या कहलाएगा, ओ बी। और यहाँ पे कोई पॉइंट है पी और इसको लैम्ब्डा कह दीजिए, इसको म्यू कह दीजिए, रेशियो है। तो पॉइंट पी जो आपका है लिख सकते हैं कि बिंदु पी वेक्टर ए बी को लैम्ब्डा रेशियो म्यू के अनुपात में अंतः विभाजित
करता है। दिख रहा है? बिंदु ए का स्थिर सदिश, बिंदु ए का स्थिर सदिश मतलब पोजीशन वेक्टर। स्थिर सदिश क्या होगा? ओ ए। हमने ले लिया कि वेक्टर ए है, इसको हमने वेक्टर ए रिप्रेजेंट कर लिया। और बिंदु बी का स्थिर सदिश वेक्टर ओ बी इक्वल टू वेक्टर बी ले लिया, मतलब इसका हो गया वेक्टर बी। तो फाइंड करना है कि वेक्टर ओ बी कितना होगा। समझ रहे हैं? वेक्टर ओ बी मतलब जो पॉइंट बी है जो डिवाइड कर रहा है लैम्डा रेशियो 1 पे, उस पॉइंट का आपको पोजीशन वेक्टर मतलब स्टेट सदिश फाइंड करना है। मालूम है आप लोगों को? यशराज, तो ध्यान दीजिए इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि लैम्डा रेशियो 2 पर है वेक्टर क्या? ए बी, ए से बी की ओर डायरेक्शन है, तो मैं यहां कह सकता हूं ए पी वेक्टर ए पी अपॉन वेक्टर पी बी, दिस इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन म्यू। हो सकता है? अब मैं इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो म्यू इनटू वेक्टर ए पी, दिस इज इक्वल टू लैम्डा इनटू वेक्टर पी बी। ठीक है? यस सर। वेक्टर पीबी और म्यू इनटू वेक्टर एपी हो जाएगा। अब वेक्टर एपी को मुझे लिखना है पोजीशन वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर वेक्टर एपी का क्या बताया था? ओपी माइनस ओ है, मतलब लास्ट वाला पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। तो म्यू को आप बाहर रखिए, दिस इज कॉल्ड ओपी माइनस ओ है, दिस इज लैम्डा ओपी माइनस ओपी। फिर हम इसको जो है ओपी को ओपी ऐसे कीजिए, और एक की वैल्यू हमने भी लेट किया है, तो म्यू इनटू वेक्टर ओपी माइनस ए लैम्डा इनटू वेक्टर बी माइनस ओपी, मल्टीप्लाई कर दीजिए म्यू ओपी माइनस वेक्टर ए इनटू म्यू लैम्डा बी माइनस लैम्डा वेक्टर ओपी। वैल्यू हमें वेक्टर ओपी की चाहिए, वेक्टर ओपी को अपने साइड ट्रांसफर कर दीजिए, तो म्यू ओपी प्लस लैम्डा वेक्टर ओपी, दिस इज इक्वल टू रह जाएगा वेक्टर ए इनटू म्यू प्लस लैम्डा वेक्टर बी। तो इसमें आपका ओपी कॉमन हो जाएगा, तो म्यू प्लस लैम्डा, दिस इज इक्वल टू वेक्टर ए म्यू प्लस लैम्डा वेक्टर बी। तो वेक्टर ओपी का वेक्टर ए इनटू म्यू प्लस लैम्डा वेक्टर बी अपॉन लैम्डा प्लस म्यू। तो ये आपका ओपी का जो आपका क्या मिल गया? पोजीशन वेक्टर पी का पोजीशन वेक्टर ओपी मिल गया। ये डायरेक्शन जाएगी इसकी, वो क्या है? ए का मल्टीप्लिकेशन म्यू में होगा, बी का मल्टीप्लिकेशन लैम्डा में होगा। इसके सामने वाला नहीं होता कि जुड़ा हुआ नहीं लेते हैं, इससे दूर वाला लेते हैं। तो ए में म्यू का मल्टीप्लिकेशन, बी में लैम्डा का मल्टीप्लिकेशन अपॉन लैम्डा प्लस म्यू, दिस इज कॉल्ड वेक्टर ओपी। इसी को हम आगे बढ़ाते हुए मिड पॉइंट ले लेते हैं, मिड पॉइंट। यदि बी क्या है? मध्य बिंदु हो जाए, तो मध्य बिंदु का स्थिर सदिश मतलब पोजीशन वेक्टर क्या होगा? समझ रहे हैं? इसको नोट करना है। यस सर। नोट करिए, तो मैं पी को जो है एक मिड पॉइंट लेकर के आगे बताता हूं।
मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सब थ्योरम आ जाती है कि पॉइंट पी या बिंदु पी वेक्टर ए बी का मध्य बिंदु, यानी बिंदु पी वेक्टर ए बी का मध्य बिंदु हो तो क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू म्यू हो जाएगा। तो लैम्डा और म्यू इक्वल हो जाएंगे तो वेक्टर ओपी क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए इंटू म्यू प्लस वेक्टर बी इंटू लैम्डा की जगह हमने फिर से म्यू कर दिया और लैम्डा लैम्डा से एक टू भी हो गया, म्यू कॉमन निकाल दीजिए। तो म्यू कॉमन निकालने के बाद वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अपॉन 2 टाइम ऑफ म्यू, म्यू से म्यू क्या हो गया, कैंसिल। दिस इज कॉल्ड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अपॉन 2। यदि ये मध्य बिंदु हो जाएगा तो उसका पोजीशन वेक्टर मतलब मध्य बिंदु का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो दोनों का समेशन अपॉन 2 आ जाएगा। वेक्टर ओपी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बाई 2, ये मिल जाएगा किसके लिए, मिड पॉइंट के लिए। सर हो गया मध्य बिंदु भी हो गया। अब मैं जी सर। कि यदि अंतर की जगह बाहर जाता है, क्या आता है, बाह्य विभाजन आता है तो फिर माइनस लग जाता है, मतलब यहाँ से भी माइनस हो जाएगा और यहाँ से भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग कर लेंगे। इसके बाद मैं इसमें क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन है एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। हिंदी में लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है तथा जी उसके विकर्णों तथा जी उसके विकर्णों एसी तथा बीडी का प्रतिच्छेद बिंदु है। ये प्रतिच्छेद बिंदु है, यदि ओ कोई बिंदु है तो, यदि ओ कोई बिंदु है तो ओए प्रूव करना आपको, ओए प्लस ओबी प्लस ओसी प्लस ओडी, वेक्टर ओए प्लस वेक्टर ओबी प्लस वेक्टर ओसी प्लस वेक्टर ओडी इज इक्वल टू 4 टाइम वेक्टर ओडी, ये प्रूव करना है। ये आपको प्रूव करके दिखाना है। तो सबसे पहले हम समांतर चतुर्भुज बनाएंगे। यहाँ पे एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। एबीसीडी इनके जो डायगोनल विकर्ण है, डायगोनल है, वो
डायगोनल को मिला देंगे, ये पॉइंट डी हो जाएगा। आप जानते हैं कि जो पैरेललोग्राम होता है आपका समांतर चतुर्भुज होता है, इसके डायगोनल क्या होते हैं, हम विभाजित करते हैं। मतलब ये इक्वल इसके है, ये इक्वल इसके है। क्लियर? वो मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया, अब ओ को किससे मिलाएंगे, क्योंकि इसमें वेक्टर ओए ओबी ओसी ओडी दिए हुए, ओडी दिए हुए, तो जो वेक्टर दिए हुए हैं उनको हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। तो ओ को किससे मिलाएंगे, ए से, दिस इज कॉल्ड ओए। ओ को बी से मिलाएंगे, ओबी। ओ को सी से मिलाएंगे, ओसी। ओ को डी से मिलाएंगे, ओडी। ओ को डी से मिलाएंगे, ओजी। समझ में आया ये? अब ध्यान दीजिए, मुझे ओए और ओबी, ओसी ओडी सबको ऐड करना है, तो ओए और ओबी लेना है पहले मुझे। तो ओए और ओबी किसमें आएगा, ध्यान दीजिए, ये जी आपका क्या है, मिड पॉइंट है, समझिएगा। यदि जी मिड पॉइंट है तो मैं ओ ए सी ले लेता हूं। ये मिड पॉइंट दोबारा मुझे क्या लेना पड़ेगा, ये बी बी लेना पड़ेगा। तो पहले मैं लूंगा बिंदु जी ए सी का मध्य बिंदु है, क्या है, मध्य बिंदु। यदि मध्य बिंदु है ये, तो हम जानते हैं कि वेक्टर ओए प्लस वेक्टर ओसी बराबर कितना हो जाएगा, क्यों भाई, अपॉन 2। दिस इज इक्वल टू, समझ में आ रहा है? यहां हम इसको इस तरीके से कर ले, यहाँ पर हम लिख सकते हैं ओजी जो आपका जा रहा है, ओजी ही निकालना है हमें, और ये आ जाएगा ओए प्लस ओसी बाय 2। ये कैसा मध्य बिंदु, जरा क्लियर करिए, आ रहा है नहीं आ रहा? यस सर, आ रहा है। हेलो हेलो, यस चलेगा सर। क्या? ये जो हमने ओजी लिखा है, देखिए ओजी जो आपका है वो किस ट्रायंगल के लिए है, ए सी ओ के लिए है। ए सी मध्य बिंदु है जी का, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? नो सर। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम ओए प्लस ओसी, ये आपका आ जाएगा वेक्टर ओए प्लस वेक्टर ओसी टू टाइम वेक्टर ओजी, इक्वेशन फर्स्ट। अगेन ये पॉइंट जी अभी डिफेक्ट पॉइंट है इसका, डीडी का, क्योंकि ये आपके एक समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण से हम विभाजित करते हैं, ये मैंने बताया है। यहाँ पे लिखेंगे बिंदु बिंदु जी एसी के बाद डीडी का मध्य बिंदु है। अब यदि बेटा ये डीडी का भी मध्य बिंदु होगा, तो इसके लिए क्या जाएगा, बिंदु देखिए ये है, ओडी प्लस ओबी अपॉन 2 इज इक्वल टू ओजी। तो फिर मैं यहां पे लिखूंगा वेक्टर ओजी इज इक्वल टू ओडी प्लस ओबी बाई 2, ये मध्य बिंदु कहलाता है। तो मैं फिर ओडी प्लस ओबी इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ ओजी, इक्वेशन सेकंड दोनों को ऐड कर देंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। अब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ओए प्लस ओसी, तो वेक्टर ओए प्लस वेक्टर ओसी वेक्टर ओडी वेक्टर ओबी बराबर हो जाएगा 2 टाइम वेक्टर ओसी प्लस 2 टाइम वेक्टर ओडी। इसको लिख सकते हैं ओए प्लस ओबी प्लस ओसी प्लस
4 टाइम वेक्टर will be enclosed. नोट करना है किसी को? नो सर। अच्छा भाई देखिए, इस टाइप के सवाल आप खुद करेंगे अब, है ना? यदि कोई प्रॉब्लम है तो सवाल पूछ सकते हैं आगे। एक लेक्चर अभी और होगा आपका वैसा। नेक्स्ट हम आते हैं कोलिनियर पॉइंट पे। कोलिनियर मतलब संरेख। तो कंडीशन ऑफ कोलिनियर collinearity of two vectors. ध्यान दीजिए, कोलिनियर का मतलब होता है एक सीधी रेखा, और एक सीधी रेखा में भी दोनों वेक्टर हैं। इट मीन या तो वो पैरेलल हो सकते हैं, और पैरेलल का मतलब एक तरीके से ये एक वेक्टर इसी में है और इसी में दूसरा वेक्टर हो जाए, उसे हम कहते हैं कोलिनियर पॉइंट एंड कोलिनियर वेक्टर। If two vectors A and B are parallel or collinear, if two vectors A and B are parallel or collinear, यदि ये जो है पैरेलल या कोलिनियर है, तो मैं इसको लिख सकता हूं कि जो वेक्टर ए है वो लैम्डा इनटू वेक्टर बी हो सकता है। समझ रहे हैं? इसको मैं दूसरी डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करूं, यदि वेक्टर ए को मैं लिखूं कंपोनेंट फॉर्म में a1i a2j a3k, और वेक्टर भी आपका लेंगे b1i प्लस b2j b3k, इनकी वैल्यू आप पुट कर दीजिए इसमें। वेक्टर ए की जगह आ जाएगा a1i a2j a3k लैम्डा इनटू b1i b2j और b3k। तो i के कोएफिशिएंट इक्वेट कर दीजिए, i j k के कोएफिशिएंट इक्वेट करेंगे, इक्वेट द कोएफिशिएंट ऑफ i j and k बोथ साइड। तो इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ i j and k बोथ साइड, तो आपको क्या मिलेगा? a1 is equal to lambda b1, a2 is equal to lambda b2 और a3 is equal to lambda b3। तो इधर आ जाएगा a1 upon b1 is equal to lambda, a2 upon b2 is equal to lambda, a3 upon b3 is equal to lambda। हम ये देख रहे हैं तीनों लैम्डा इक्वल है, अर्थात हम कह सकते हैं a1 upon b1 a1 upon b1 बराबर a2 upon b2 बराबर a3 upon b3 बराबर लैम्डा। ये कंडीशन भी शो करती है पैरेलल को और कोलिनियर को, टू वेक्टर्स के लिए। समझ रहे हैं ना? जी सर। हेलो, ये टू वेक्टर्स के लिए है। दो वेक्टर्स यदि पैरेलल हैं या कोलिनियर हैं तो आपको वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा इनटू वेक्टर बी शो करना है, और यह आप इस कंडीशन को शो करते हैं कि यदि वो कंपोनेंट फॉर्म में गिवन है तो कंपोनेंट फॉर्म में आपको a1 अपॉन b1 इक्वल टू a2 अपॉन b2 इक्वल टू a3 अपॉन b3, इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसमें।
नोट करिए। इसके बाद आपके पास 3 वेक्टर्स आ सकते हैं। यहाँ 2 वेक्टर्स की जगह 3 वेक्टर्स ले सकते हैं। यदि 3 वेक्टर्स आपके कोलिनियर हैं और या 3 पॉइंट्स कह सकते हैं। अब 3 पॉइंट यदि कोलिनियर हैं तो पॉइंट आपके जो है 2D में है कि 3D में है। यदि 3D में है तो वो क्या कहलाएंगे, आपके पोजीशन वेक्टर कहलाएंगे। और पोजीशन वेक्टर यदि आपको दिया गया है तो आप पहले वेक्टर फाइंड करेंगे, समझ रहे हैं ना। और यदि आपको 2D में गिवन है, इसमें 2 डायमेंशन में, तो उसके लिए आप समझ रहे हैं 3 वेक्टर्स या 3 पॉइंट इन 2 डायमेंशन। तो 2 डायमेंशन 3 पॉइंट आप 3 पॉइंट are 3 पॉइंट with position vector, with position vector A, B and C। ये 3 वेक्टर पोजीशन वेक्टर हैं, आर कोलिनियर हम यदि कहते हैं कि ये कोलिनियर है, देखिए एक्स वाई जब आपके स्केलर हो जाते हैं, एक्स वेक्टर ए प्लस वाई वेक्टर बी प्लस जेड वेक्टर सी इक्वल टू 0। यह इसका एक दूसरा फॉर्म है। समझ रहे हैं, यहाँ पे स्केलर एक्स वाई जेड आर स्केलर। एबीसी आपके क्या है, वेक्टर है। तो वेक्टर ए इक्वल टू a1i प्लस a2j1 है, और वेक्टर बी इक्वल टू a2i प्लस b1i प्लस b2j है, और वेक्टर सी c1i प्लस c2j है। अब आप देखिए 2 डायमेंशन में है कि नहीं है। अब ये 2 डायमेंशन में है तो इनको हमें पोजीशन दिखाने के लिए या तो इस कंडीशन को वर्क या इसकी कंडीशन होती है डिटरमिनेंट ऑफ a1 a2 b1 b2 और c1 c2 1 1 1 इक्वल टू 0। यदि ये डिटरमिनेंट 0 हो जाती है तो ये तीनों पॉइंट इन तीनों वेक्टर कोलिनियर कहलाएंगे। लेकिन ये किस में है, 2 डायमेंशन में है। 3 डायमेंशन में आता है, मतलब कहने का पॉइंट में आई जे और के आता है। यहां तक समझ में आया? यस सर। ये मैंने 2D के लिए बताया है। अब यदि 3D आता है, मतलब 3 पॉइंट आते हैं, तो जब 3 पॉइंट आ जाएंगे तो उसमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा आपको। 3 पॉइंटों के लिए अलग-अलग चीजें नहीं बनाएंगे, उनके वेक्टर निकालेंगे। पॉइंट का मतलब होता है पोजीशन वेक्टर
और 3 पोजीशन वेक्टर दिए होंगे तो उनका डिटरमिनेंट 0 करेंगे तो वो जो है कोलिनियर नहीं होंगे। वैसे 3 वेक्टर यदि हैं वो कोप्लानरिटी में आएंगे, टाइम आएंगे कोप्लानर। तो हम कोप्लानर के लिए कहते हैं, 3 बिंदुओं के लिए कहते हैं, बात देखी है तो हम कहते हैं कोप्लानर। कोप्लानर का मतलब एक ही प्लेन में, और कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन में। टेस्ट ऑफ कोप्लानरिटी ऑफ 3 वेक्टर्स। कोप्लानरिटी ऑफ 3 वेक्टर्स। देखिए भाई, कोप्लानरिटी टेस्ट करना है आपको। 3 वेक्टर हैं, लेट मान लो कि वेक्टर ए आपको दिया है a1i, a2j और a3k। वेक्टर बी दिया है b1i प्लस b2j b3k। वेक्टर सी दिया है c1i c2j प्लस c3k। अब ये 3 वेक्टर है, यदि ये एक कोप्लानर और कोप्लानर के, तो आप सीधे सीधे क्या करेंगे, ये वेक्टर संख्या पोजीशन वेक्टर नहीं है, क्या है ये वेक्टर। समझ रहे हैं ना, वेक्टर और पोजीशन वेक्टर में अंतर होता है। पोजीशन वेक्टर वो पॉइंट को डिफाइन करता है और वेक्टर जो डिफाइन करता है दो पोजीशन वेक्टर्स के बीच की डिस्टेंस को डिफाइन करता है, वेक्टर को डिफाइन करता है। जैसे हम कह रहे हैं ये ए भी लिखा हुआ है, तो ये ए आपका पोजीशन वेक्टर है, बी आपका पोजीशन वेक्टर है, ए भी क्या होगा वेक्टर। ए को हम ओ से जोड़ते हैं, ओ ए ओ बी, ये और ये पोजीशन वेक्टर हो जाएंगे, दो पॉइंट आपके पोजीशन वेक्टर हो जाएंगे। और ए बी आपका क्या हो जाएगा, ये वेक्टर कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड वेक्टर। तो a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 को 0 कर दिया जाए और आखिर 0 हो जाए, डिटरमिनेंट 0 हो जाती है, तो ये तीनों वेक्टर्स क्या कहलाएंगे, कोप्लानर हैं। क्लियर। अब इनके क्वेश्चन लेकर के हम एक और बताएंगे, अभी एक एप्लीकेशन बताएंगे, ठीक है। हो गया यहाँ तक? यस सर। अब ये 3 के लिए था, 3 वेक्टर के लिए। अब पॉइंट लेते हैं, 4 पॉइंट आ जाते हैं। एक कंडीशन आती है कोप्लानरिटी ऑफ 4 पॉइंट। अब 4 बिंदु आ गए। अब बिंदु का मतलब होता है पोजीशन वेक्टर, समझ रहे हैं ना। यदि पॉइंट है तो पोजीशन वेक्टर है, मतलब पोजीशन वेक्टर 4 पॉइंट क्या है, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर
सी वेक्टर डी, 4 पॉइंट होंगे। ठीक है, आप इनको ले लें, A1i, A2j, A3j, B1i, B2j, B3j, C1i, C2j, C3j, B1i, B2j और D3j। ये चारों पॉइंट या पोजीशन वेक्टर आर को प्लानर, इफ हम कहेंगे आर को प्लानर इफ डिटरमिनेंट ऑफ, यदि ये डिटरमिनेंट दिया हो जाएगी 0 हो जाएगी, A1 A2 A3 1, B1 B2 B3 1, C1 C2 C3 1, D1 D2 D3 1। अभी 4/4 की डिटरमिनेंट है, यदि ये 0 हो जाएगी तो ये चारों पॉइंट क्या कहलाएंगे? कोप्लानर कहलाएंगे। नोट कर लीजिए इसको। हो गया? यस सर। अच्छा, देखिए इसके कुछ एप्लीकेशन ले लेते हैं जो आए हुए हैं। ये आपके बैकग्राउंड के क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है इन पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर, द पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर है 60i प्लस 3j, 40i माइनस 8j एंड ai माइनस 52j आर कोलिनियर। कोलिनियर ए इक्वल टू कितना होगा? अब देखिए बेटा, ये हमने 2D वाले लिए, सबसे पहले 2D में आए। ये तीन क्या है? आपके पोजीशन वेक्टर है। तो मैंने आपको बताया था कि ये पोजीशन वेक्टर है, तो इनको क्या करना है? आपको डिटरमिनेंट में लाइए और एक ही वैल्यू फाइंड करिए। इसके सीधे सीधे सॉल्यूशन हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ, देखिए पहले वाले में क्या है? 60 है, फिर 3 है और 1 हम अपने से लेंगे। दूसरे वाले में क्या है? 40 है और माइनस है।
वन हो जाएगा। और थर्ड में आपका ए है -52 है और ये 1 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 0 की। क्यों हो जाएगी? क्योंकि ये कोलिनियर है पहले से। यदि पहले से कोलिनियर है तो डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब इसके डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, सॉल्व करिए। कितना आएगा? 60। सबको डिटरमिनेंट सॉल्व करना तो आता है ना? Yes, sir. 60 सॉल्व की जल्दी से। कौन जल्दी सॉल्व करता है? ये खत्म, ये खत्म, ये टुकड़ा बंद होगा तो माइनस का 8 माइनस माइनस प्लस 52, फिर आएगा -3। ये खत्म, ये खत्म। 40 का 1 में कितना आएगा? 40 और माइनस का कितना हो जाएगा? 1। फिर यहाँ पे प्लस का 1, ये गया 40 गुणे 52, तो ये माइनस का आ जाएगा जरूर। माइनस का आएगा 4 गुणे 8, 4 5 के 20, 0। और इसका बड़ा इसमें हो गया, इसका बड़ा इसमें हो जाएगा तो माइनस करेंगे प्लस का 8 दिस इज इक्वल टू 0। सॉल्व करिए। 52 में आ जाएंगे, कितने बचेंगे? 46 बचेंगे। और ये मल्टीप्लाई करिए जाती है 120 माइनस माइनस प्लस 3 है, और ये माइनस का 20 80 प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करके ए की वैल्यू फाइंड करनी है कि ए की वैल्यू कितनी आ रही है। तो कितनी करते हैं? 0 हो जाएगा। 7 6 36 624 और 3 27 माइनस 120 8 3 11 माइनस 20 80 इज इक्वल टू 0। 27 8 में 80 जाएगा, 120 भी जाएगा। तो पहले 20 80 जो घटा दीजिए, तो इसको थोड़ा कैलकुलेट करिए। 27 60 20 80 घटाइए, किसी का आया? 680 हो जाए। 680 में 120 से घटा दीजिए, 560 बच रहा है। आप लोग कैलकुलेट करिएगा। कितना है भाई आप लोगों का? थोड़ा कैलकुलेशन चेक कर लीजिए कितना आता है। आया किसी का आप लोगों का? क्यों भाई? अभी तक नहीं लगाया? हो गए
रोशनी, तो हम लोग जो है इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से 8 ये उसका मिल रहा है, 3 ये इसका मिल रहा है, माइनस माइनस प्लस 8 3 13, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो संभवतः ए की जो वैल्यू आएगी वो आपकी -40 आएगी। आप देख लीजिएगा, ए की वैल्यू -40 आएगी। अब उसने कहा कि प्रूफ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूफ है, सिद्ध करिए कि वेक्टर ए इज इक्वल टू आर कोप्लानर। वेक्टर ए की वैल्यू है आई माइनस जे प्लस के, वेक्टर बी की वैल्यू है आई माइनस 2जे माइनस के, और वेक्टर सी की जो वैल्यू है 3i माइनस 2j प्लस 5k, 3i माइनस 2j प्लस 5k। अब ये तीन वेक्टर्स को हमें दिखाना है, प्रूव दैट द वेक्टर्स आर कोप्लानर। अब ये वेक्टर्स आपके कोप्लानर हैं, ये आपको दिखाना है। बताइए भाई, दिखा सकते हैं? कितने लोग दिखा सकते हैं? मैंने बताया है आपको कि कोप्लानर तभी होते हैं जब इनका डिटरमिनेंट सिंपल सॉल्यूशन तुरंत फाइंड होने वाला। वेक्टर्स दिए हैं, पोजीशन वेक्टर्स नहीं दिए हैं, वेक्टर्स दिए हैं, तो इसके जो वेक्टर कोप्लानर होंगे तो यह आ जाएगा आपका 1 -1 1 1 -2 -1 3 -2 और 5। इसका डिटरमिनेंट यदि 0 हो जाता है, ये इसको 0 नहीं करना, 0 हो जाएगा। यदि इसका डिटरमिनेंट 0 हो जाता है तो तीनों वेक्टर्स क्या है, कोप्लानर है। सॉल्व करते हैं। 1 नीचे चला जाएगा, 5 में 10, माइनस का 10 और माइनस माइनस प्लस माइनस का 2 और प्लस का 1 हो जाएगा। यहाँ से मतलब ये 5 गुना 1 करेंगे 5, 3 1 जा 3 माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1 ये गया -2 आ जाएगा, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, 3 गुना 6 प्लस का आ जाएगा 6। इसको हम सॉल्व करते हैं, माइनस का 12 हो जाएगा और प्लस का 8 हो जाएगा। 6 में 2 के 4 प्लस का 4 है 8 4 12 12 कैंसिल होकर के 0 आ गया। इसका मतलब तीन वेक्टर का कोप्लानर। समझ रहे हैं? तो ये वेक्टर्स आपके क्या हैं, कोप्लानर हैं। क्लियर? आवाज नहीं आ रही किसी की? हेलो, यस सर। कहाँ गए सब लोग? ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में बहुत पूछा जाता है कि 3 वेक्टर्स आर कोप्लानर। तो आपको सीधे डिटरमिनेंट निकाल करके और आपको दिखा देना है कि 0 आ गया तो कोप्लानर है।
और एक क्वेश्चन लिख दें। एक क्वेश्चन और है, उसने कहा है द वेक्टर हमने दिया a is equal to 4i 11j प्लस mk। दूसरा वेक्टर भी ले लिया हमने 7i प्लस 2j प्लस 6k एंड वेक्टर c दिया हमने i प्लस 5j प्लस 4k। ये तीन वेक्टर का कोप्लानर फाइंड द वैल्यू ऑफ n। आर कोप्लानर, ये कोप्लानर है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कोप्लानर फाइंड m इज इक्वल टू, मतलब आपको n की वैल्यू फाइंड करना है और ये कोप्लानर ऑलरेडी है। यदि ऑलरेडी कोप्लानर है तो आप m की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका डिटरमिनेंट 0 कर दीजिए। तो आंसर इसका होगा डिटरमिनेंट ऑफ 4 11 m 7 2 6 1 5 4 इज इक्वल टू 0। ये 0 के इक्वल हो जाएगा। m की वैल्यू निकाल के दिखाइए हमें कितनी आएगी। कोई लगा सकता है? Yes, sir. हाँ बताएं जल्दी से m की वैल्यू कितनी आएगी। भाई कितनी आ रही है? 5। कितनी आ रही है m की वैल्यू? हेलो सर 5 5 आ रही है। हमारे तो यार m की वैल्यू कितनी आ रही? हमारे में 10 आ रही है m की वैल्यू भाई। 5 कैसे आ रही? चेक करो, इसको लिखेंगे 4, ये खत्म 4 टू जा 8 7 3 माइनस 11, ये खत्म कर तो 28 माइनस 10 आई 10 और प्लस का यहाँ पे m आएगा। ये गया 7 बना 35 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लीजिए तो 8 में 3 चले जाएंगे तो कितने 22 को माइनस का बचेगा 22 बचेगा तो 4 दूनी 8 22 को 88 28 में 6 चले जाएंगे तो 22 22 गुना 11 माइनस का बचेगा तो 11 दूनी 22 को 8 दूनी 22 22 और 2 24 242 बच्चे बन जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे आएगा 35 में 2 गए
तो कितना आ जाएगा भाई, जोड़ने पर देखिए 33 एम इज इक्वल टू माइनस माइनस जोड़ेगा उधर चला जाएगा, 8 को 10 प्लस का आएगा, और 8 से 14 नहीं 8 4 12 12 और 1 13, 3 हाथ से एक और 1 3 आ जाएगा, ये 3 को 30 जाएगा, तो m बराबर 330 बटे 10 से कट जाएगा, तो m की वैल्यू 10 आएगी भाई। इसकी 5 आ रही थी, लगा लीजिएगा। अच्छा बेटा, अब एक और वेक्टर्स को बताना है हमें, लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली डिपेंडेंट। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर, ध्यान दें, लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स क्या होते हैं और लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स क्या होते हैं? तो ए सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर, ए सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर, हमने नॉन जीरो वेक्टर्स का एक सेट लिया, a1 a2 a1 a2 a3 डॉट डॉट an, एक नॉन जीरो वेक्टर्स का सेट है, इस सेट टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट, इट इज सेट टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट अब देखिए, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट कब कहलाएंगे? जब हम कह सकते हैं कि ये x1 into a1 x2 a2 a2 a1 वेक्टर है, x1 x2 आपके स्केलर है, डॉट डॉट प्लस xn an is equal to 0 हो जाए, समझ रहे हैं? x1 x2 x3 up to xn क्या है? स्केलर, a1 a2 a3 क्या है? वेक्टर। यदि ये 0 है तो एम्प्लाइज है जो a1 a2 a3 है या स्केलर है x1 x2 x3 को सभी 0 होना चाहिए। एम्प्लाइज है x1 बराबर x2 बराबर x3 बराबर डॉट डॉट बराबर xn ऑल 0। तो आप स्केलर से 0 है तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट कहलाएगा, और दूसरा है लीनियरली डिपेंडेंट। लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर, अब लीनियरली डिपेंडेंट कब कहलाएंगे? इसी में यदि वो 0 के इक्वल है लेकिन ये जो स्केलर है वो सभी 0 ना हो, समझ रहे हैं ना? सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही, क्या वॉइस क्लियर नहीं आ रही सर। वॉइस क्लियर नहीं आ रही? अब आई नहीं आई? अब आ रही। और नेटवर्क प्रॉब्लम है थोड़ा सा, और लीड भी नहीं है इस समय कान वाली, तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम है, अगली बार से सही आ जाएगी। मंडे से जो क्लास चलेगी उसमें जो है वो हेडफोन आ जाएगा। जी सर, जी सर। तो हम देखो लीनियरली डिपेंडेंट की बात कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट हमने बताया। अब डिपेंडेंट में क्या अंतर होता है? जो स्केलर सभी 0 है ना, स्केलर कौन है? x1 x2 x3, a1 a2 a3 क्या है? वेक्टर। तो डिपेंडेंट कब होगा? डिपेंडेंट में केवल इतना देखना है कि वो जब सभी स्केलर 0 ना होंगे, कुछ हो सकते हैं लेकिन ऑल स्केलर 0 हो जाए तो वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। यदि सभी 0 नहीं है तो डिपेंडेंट हो जाएगा। बस समझ रहे हैं?
तो हम लिख सकते हैं सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर A1 A2 डॉट डॉट An, ये सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स है, इस सेट टू बी लीनियरली डिपेंडेंट is said to be linearly dependent। ये linearly dependent तब कहलाएंगे कि there exists if there exists a scalar x1 u1 plus x2 a2 plus dot dot plus xn an, ये जीरो होगा, लेकिन सभी स्केलर जीरो नहीं होंगे, तो ये आपका लीनियरली डिपेंडेंट कहलाएगा। और लीनियरली डिपेंडेंट में एक और ऑप्शन है आपके पास, यदि इससे नहीं चेक करते तो डिटरमिनेंट बना करके a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, यदि ये जीरो हो जाता है तो डिपेंडेंट कहलाता है। ये शॉर्ट फॉर्म है डिपेंडेंट का, समझ रहे हैं ना। वेक्टर 3 दिए हैं, 4 दिए हैं, 5 दिए हैं, 3 वेक्टर्स देता है मोस्टली, तो 3 वेक्टर्स को कहता है बताइए लीनियरली डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है। तो डिपेंडेंट में उनका डिटरमिनेंट निकाल लो, यदि वो जीरो हो जाते हैं तो डिपेंडेंट है और नहीं होते हैं तो इंडिपेंडेंट है। क्लियर? यस सर। ये आपको शॉर्ट फॉर्म में आप इस तरह दिखा सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए। तो इसके सवाल आपको करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो उसमें आपको गुणा करना सिखाया जाएगा, वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन। और वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन 2 टाइप से होता है, एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है और एक वेक्टर मल्टीप्लिकेशन होता है। फिर 2 वेक्टर का होता है, 3 वेक्टर का होता है। तो इसके बारे में एक्सप्लेन किया जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में। आज हम यहीं तक आपको लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट तक चर्चा करते हैं। तो लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, इसके लिए आप कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन लिख देते हैं हम लिखूं मैं ऐसे, उसमें क्या होता है, हाँ क्या कहा, हेलो, कोई प्रॉब्लम किसी को? नंदिनी शर्मा,
No, sir. अच्छा, हम एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, इस क्वेश्चन को करके लाना है। इसमें लिखा है वेक्टर a इक्वल टू i प्लस j प्लस k और वेक्टर b इक्वल टू दिया है 4i प्लस 3j प्लस 4k और वेक्टर c दिया हुआ है i प्लस अल्फा j प्लस बीटा k आर लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर और कह रहा है एंड एक चीज और दी मॉड ऑफ सी की वैल्यू उसने अंडर रूट 3 दी हुई है। तो कह रहा है अल्फा बीटा की वैल्यू बताइए, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा कॉमा बीटा। ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है। कैसे करेंगे भाई? आपको अल्फा बीटा की वैल्यू चाहिए, उसके लिए हमें दो चीजें दी गई है। पहले तो ये क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है और ये मॉड ऑफ सी की वैल्यू कितनी है, √3 है। तो इसका जो सोल्यूशन निकालेंगे हम, बता दें कि क्या करते हैं इसको। तो भाई आप पहले इसका डिटरमिनेंट ध्यान दीजिएगा। मॉड ऑफ सी का मतलब, इसका मॉड ऑफ सी निकालेंगे तो क्या आएगा, रूट ऑफ i का i का कोएफिशिएंट 1 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और इसकी वैल्यू कितनी है, √3 इज इक्वल टू √1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर कर देंगे दोनों पक्षों में तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 3। एक इक्वेशन ये मिल जाएगा और क्योंकि लीनियरली डिपेंडेंट है, अब लीनियरली डिपेंडेंट है जिसका डिटरमिनेंट भी क्या होगा, 0। मतलब क्या आएगा, 1 1 आएगा 2 3 और बीटा इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। अगर इसकी वैल्यू 0 करके आप अल्फा बीटा की रिलेशन निकालेंगे और जैसे रिलेशन निकालेंगे तो हम क्या कहेंगे, अल्फा की वैल्यू या बीटा की वैल्यू, आप इसको सॉल्व करेंगे तो बीटा इज इक्वल टू 1 प्राप्त होगा। करिएगा इसको सॉल्व और बीटा की वैल्यू इसमें रखिएगा, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस 2, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो अल्फा इज इक्वल टू आएगा प्लस माइनस 1। तो बीटा का मान 1 आता है और अल्फा का मान प्लस माइनस 1 आता है। क्लियर? इसको आप लगा करके आइएगा। इस तरह के क्वेश्चन और भी लगाना है आपको, तो जितने भी क्वेश्चन हो उनको लगाएंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में हमने बताया आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, 2 वेक्टर्स का, 3 वेक्टर्स का, ठीक है, इसके बारे में चर्चा होगी। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। ओके सर, थैंक यू सर। ओके।